हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर अब सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का हम लोग का एनटीपीसी का तीसरा पेपर है, जिसको हम लोग आगे आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का तीसरा जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला पेपर हम लोग का क्या है, तीसरे पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले दिया है स्वाद का पता लगाने के लिए किस, ठीक है, स्वाद का पता लगाने के लिए किस अभिग्राहक, ठीक है, किस अभिग्राहक, देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अभिग्राहक में छोटी की मात्रा रहेगी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अभिग्राहक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, रसवेदी। क्या होगा, रसवेदी, रसवेदी अभिग्राहक। ठीक है, अभिग्राहक, ठीक है, रसवेदी अभिग्राहक। तो जो स्वाद का पता लगाने वाला है वह जीभ के माध्यम से, रसवेदी से हम लोग पता लगाते हैं स्वाद का। ठीक है, अब थोड़ा सा गंधों का पता किसके माध्यम से लगता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में आए हुए हैं उसको भी थोड़ा देखते हुए चलते हैं। तो जो गंध है, ठीक है, गंध का पता लगाने के लिए हम नाक, नाक में मौजूद, ठीक है, नाक में मौजूद मौजूद घ्राण रिसेप्टर का प्रयोग करते हैं। रिसेप्टर्स का, नाक में मौजूद घ्राण रिसेप्टर के द्वारा हम गंध का पता लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया है रसवेदी अभिग्राहक। ठीक है, तो रसवेदी अभिग्राहक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, स्वाद का पता तो जीभ के माध्यम से ही लगता है, तो थोड़ा सा जीभ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जीभ में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा जीभ का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो जीभ कुछ इस आकार का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे आगे वाला भाग होता है वह मीठा का एहसास कराता है। ठीक है, ठीक है, अब जो यहाँ पे दोनों भाग होते हैं ये कैसा महसूस कराते हैं, नमकीन। ठीक है, नमकीन। जो यहाँ पे दो भाग होते हैं ये कैसा, खट्टा, खट्टा। ठीक है, खट्टा। जो ये बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये कड़वा। यहाँ पे जो भाग होता है वो कड़वा महसूस कराता है। कैसा, कड़वा। ठीक है, कड़वा। ठीक है, तो ये जो भाग होता है ये नमकीन। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है खट्टा। ठीक है, खट्टा हमको एहसास कराता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो जीभ होता है, जीभ, जो जीभ होता है, जीभ जो होता है, जीभ की ऊपरी सतह, ठीक है, जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें हम कलियां कहते हैं। जीभ के ऊपरी जो सतह होते हैं उस पे क्या होते हैं, कई छोटे छोटे क्या होते हैं, अंकुर होते हैं जिन्हें हम कलियां कहते हैं। ठीक है, अब ये जीभ का डायग्राम था। जीभ में जो आगे वाला भाग है वह मीठा, बगल वाला नमकीन, उसके बगल वाला खट्टा, जो बीचों बीच में होता है सेंटर में, ठीक है, वो कैसा महसूस कराता है, कड़वा। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है सार्वभौमिक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की मूल की खोज किसके द्वारा की गई। तो देखिए यहाँ पे जो ये प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर होगा किसके द्वारा की गई थी, तो हेनरी केवेंडिश। ठीक है, हेनरी के केवेंडिश के द्वारा, के केवेंडिश के द्वारा की गई थी। ठीक है, हेनरी केवेंडिश ने ही जी का मान निकाला था।
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, यह हेनरी कैवेंडिश के द्वारा बताया गया। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने एक तत्व की भी खोज की जो हाइड्रोजन है। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन तत्व की भी खोज की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आया है, इसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, किससे? कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आया है, तो इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है जो क्या है? ठीक है, सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक भौमिक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज जो है, खोज, ठीक है, वह आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया। आइजक न्यूटन के द्वारा ये खोजा गया था। ठीक है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, नियम की खोज किसने की थी? आइजक न्यूटन ने किया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ स्पेस है, करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, स्पेस है। ठीक है, स्पेस की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा? गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा लोहे को संरक्षित किया जाता है। किसके द्वारा? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा लोहे को हम लोग क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। ठीक है, जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को ही एक गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया मतलब के द्वारा ही हम लोहे को संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो लोहे को जब संरक्षित कर लिया जाता है तो लोहे को मतलब जंग लगने से बचाने के उपाय को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको देखने से पहले थोड़ा सा दो बातें और समझ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना मतलब लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये लोहे में जंग लगना संक्षारण का भी एक उदाहरण है। संक्षारण का भी एक उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? संक्षारण का भी। लोहे में जंग लगना मतलब यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ये संक्षारण का भी एक उदाहरण है, लोहे में जंग लगना। जैसे तांबे में क्या होता है? तांबे का हरा हो जाना, चांदी का काला हो जाना, ये भी संक्षारण के उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझ लेना, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है और संक्षारण का भी ये उदाहरण है। ठीक है, अब क्या होता है? लोहे में जंग लगने से क्या होता है? ठीक है, लोहे में जंग लगने से लोहे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है कि वजन बढ़ जाता है। क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़, ठीक है, जाता है। ठीक है, लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे लोहे को जंग लगने से बचाने के क्या उपाय हैं। ठीक है, तो क्या उपाय हैं लोहे में? ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला उपाय क्या है देखते हैं। उसे हम लोग पेंट करके सुरक्षित रख सकते हैं। पेंट करके, किसके द्वारा? पेंट करके। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि उसे तेल लगाकर, ठीक है, तेल लगाकर, ठीक है, उस या आयल लगाकर, ठीक है, तेल लगाकर या आयल लगाकर, या उसे हम लोग संरक्षित किस तरह से कर सकते हैं? ग्रीज लगाकर। क्या करके? ग्रीज लगाकर। ठीक है, ग्रीज लगाकर।
लगाकर उसे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद से यशद लेपन के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। यशद लेपन, यशद लेपन के द्वारा भी हम लोग लोहे को संरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद से क्या होगा कि क्रोमियम लेपन के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। या तो लोहे को हम लोग मिश्र धातु बनाकर भी उसे क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, इसके उपाय हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। ठीक है, इस पे हम लोग विशेष कर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा आया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है, स्थितिज ठीक है ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है mgh। ठीक है, ये मास होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये उसका हाइट होता है। ठीक है, अब क्या होता है स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा, ये चाहे स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा क्या होगा 1/2 के यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो के होता है ये स्प्रिंग का नियतांक होता है, और जो ये होता है यक्स, ये क्या होता है उसकी लंबाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया किसी वस्तु के कारण, ठीक, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो कार्य किया जाता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो कार्य होता है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के क्या उदाहरण होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला उदाहरण देखेंगे, क्या, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग। तना हुआ धनुष या स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग। ठीक है, दूसरा हम लोग के पास क्या हुआ, दबा हुआ गद्दा। क्या होगा, दबा हुआ गद्दा। ठीक है, तीसरा हम लोग के पास क्या होगा, तना हुआ गुलेल। क्या होगा, तना हुआ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तना हुआ गुलेल। ठीक है, चौथा जो एग्जाम्पल है हम लोग का, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर। ठीक है, चौथा जो है एग्जाम्पल हाथ में, ठीक है, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर। अगला क्या हुआ, छत में, ठीक है, छत में लटका हुआ छत में लटका हुआ पंखा। अगला जो होगा वो क्या है हम लोग के पास, चाबी वाली घड़ी या खिलौना। ठीक है, चाबी वाली, ठीक है, चाबी वाली घड़ी या खिलौना। चाबी वाली घड़ी या खिलौना, ये सभी के सभी क्या हैं, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, जैसे
तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, ठीक, दबा हुआ गद्दा, दबा हुआ गद्दा, उसके बाद से तना हुआ गुलेल, तना हुआ गुलेल, ये सभी के सभी क्या हैं, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, ठीक है। तो ये उदाहरण से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, दबा हुआ गद्दा, तना हुआ गुलेल, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, छत में लटका हुआ पंखा, चाबी वाली घड़ी या खिलौना। जब चाबी हम लोग दे देते हैं तो क्या होती है, चलने लगती है, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा काम करती है। जब तक स्थितिज ऊर्जा संचित होती है तब तक वो गाड़ी आगे बढ़ती है, जैसे संचित स्थितिज ऊर्जा खत्म होती है वो गाड़ी वहीं रुक जाती है। तो ये आपको इस प्रश्न के माध्यम से आपको समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, ये भी प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलों की संख्या बढ़ जाती है, सेलों, ठीक है, सेलों की संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है, जब हम आवधिक तालिका में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब ग्रुप वर्ग में, तो सीलों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ये है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। दांतों में, ठीक है, दांतों में सड़न, ये क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, यहाँ पे दांतों में सड़न है, ठीक है, सड़न, ठीक है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम होता है। तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब पीएच मान जो होता है 5.5 से कम होता है। जब 5.5 से कम होता है तो दांतों का सड़न क्या होता है, कम शुरू हो जाता है, ठीक है। दांतों में सड़न 5.5 से पीएच मान कम होता है तो सड़न क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये प्रश्न ये कल के पेपर में भी दिया था और आज के पेपर में भी दिया है। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, केल्विन कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं कैसे, ठीक है। तो कल भी मैं बताया था कि जी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, बराबर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आज हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि 78 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 78 डिग्री इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 78 डिग्री प्लस 273, तो बराबर केल्विन में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो 8 3 11 कर 1, 7 7 14 1 15 का 5, हाथ में 1 2 1 3, ठीक है। तो केल्विन का मान क्या हो जाएगा, 351 केल्विन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे केल्विन आ गया है तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, हिमांक बिंदु के, हिमांक के बारे में और क्वथनांक के बारे में, ठीक है। तो जो हिमांक है उसको देखते हैं, हिमांक, ठीक है, जल का हिमांक, किसका, जल का हिमांक, ठीक है। तो जल का हिमांक क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कितना होगा, 32 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ना देखते हुए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, 1 मिनट, हाँ। अब यहाँ पे जल का, ठीक, यहाँ पे जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये होगा। तो जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं
ठीक है। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, तो इसका कारण है, तो इसका कारण है समतल दर्पण। इसका कारण क्या है? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में आभासी, ठीक, सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? पार्श्व व्युत्क्रमण प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि अपने बाएं हाथ में, ठीक, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, तो इसका कारण है, तो इसका क्या है? ठीक है, इसका क्या है? यहाँ पे ध्यान देंगे, पार्श्व व्युत्क्रमण। क्या है? पार्श्व व्युत्क्रमण। क्या है? पार्श्व व्युत्क्रमण। ठीक है, पार्श्व व्युत्क्रमण इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा समतल दर्पण के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। ठीक है, दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? कैसे प्रतिबिंब बनता है? आभासी सीधा वस्तु के समान। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, 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 सीधा, सीधा और वस्तु के, ठीक है, वस्तु के समान, वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में आभासी, सीधा और वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। ये ठीक है, तो इस प्रश्न तक ही हमारा सीरीज था। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में। थैंक यू।